हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में तेजस्वी सीएम के फेस के रूप में हो गए हैं तैयार। तेजस्वी को मान लिया है सभी दलों ने सीएम। जी हाँ, और खास करके उनके सहयोगी दल कांग्रेस और अन्य दल, क्योंकि कांग्रेस और तेजस्वी यादव में काफ़ी दोनों में रुठान चल रही थी। एक दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स करने की बातें चल रही थी, सीटों के लेकर बातें चल रही थी। कांग्रेस के जो नए प्रभारी बने हैं अल्ला बरू, उन्होंने कई बार इस मुद्दे को उठाया, तेजस्वी के चेहरे को नकारा बातों बातों में ही। अभी हाल ही में पटना सचिन पायलट आए थे, उन्होंने भी बोला कि चुनाव के बाद तय होगा। और ये कहा भी जा रहा था पहले से कि ये कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए हैं, लालू यादव के जो करीबी थे अखिलेश सिंह, उनको हटाए गए। फिर बिहार में राजेश राम को लाया गया और कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी इस बार अलग लड़ेगी, या लड़ेगी भी तो कांग्रेस अंत समय में जाकर यह चुनाव के बाद घोषणा करेगी कि सीएम कौन होगा। कांग्रेस इस बार आरजेडी को कोई जगह नहीं देना चाहती है ताकि वो बार्गेनिंग में कांग्रेस को नीचे दिखा पाए। इसी पर काफ़ी दिनों से 5-6 महीने से बिहार की राजनीति चल रही थी और लोग संशय में थे कि क्या तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव में सीएम फेस आरजेडी तो घोषित कर रही है, लेकिन उनके सहयोगी दल क्यों नहीं मान रहे हैं और कब मानेंगे, या फिर अलग जाकर चुनाव लड़ेंगे। और अगर अलग जाकर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो फिर नुकसान तेजस्वी यादव को होना तय था, क्योंकि चाहे आप जितना भी बोल लीजिए, चुनाव में तो कांग्रेस ने यह साबित किया लोकसभा के चुनाव में ना कि 3 सीटें जीती और एक पप्पू यादव का भी निर्दलीय समर्थन निर्दलीय सांसद पूर्णिया से बने, जहां राहुल गांधी नहीं प्रचार करने गए थे और उनके साथ। और आरजेडी भी ने 23 सीट पर लड़कर 4 ही जीती, कांग्रेस ने 7 पर लड़कर 4 जीती। तो कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोट है ही, खास करके मुस्लिम वोट, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में भी आप लोगों ने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का साथ नहीं लिया, जिसके चलते कांग्रेस को भी नुकसान हुआ। और काफ़ी ज़्यादा सीटों पर जितना कांग्रेस वोट लाई उतना ही से केजरीवाल का कैंडिडेट उम्मीदवार हारा। तो इसका नफा नुकसान सभी लोग समझ रहे थे। और दिल्ली चुनाव के बाद कांग्रेस और भी गदगद थी और बिहार की राजनीतिक में यह अंदेशा लगाया जाना शुरू हो गया था कि अगर तेजस्वी और कांग्रेस अलग लड़ते हैं तब तो एनडीए को पूरी तरह से एक खुला मैदान दे देती है महागठबंधन, क्योंकि फिर मुस्लिम वोटों में बंटवारा होना तय है। क्योंकि कांग्रेस के प्रति मुसलमानों की अभी भी सिंपैथी है और आरजेडी के साथ भी मुसलमानों की सिंपैथी है, तो डिवाइड हो जाते हैं। साथ में ओवैसी आ जाते हैं, प्रशांत किशोर भी आ जाते हैं। तो इस चलते कांग्रेस के अलग होना, भले ही कांग्रेस के साथ और कोई वोट उतनी मुस्तैदी से खड़ा हो ना हो, फॉरवर्डों को लेकर भी ये कही जाती है कि कुछ लोग कांग्रेस के समर्थन में हैं। और दलितों को लेकर जब से राजेश नाम को बनाया है बिहार में प्रदेश अध्यक्ष, तो कहा जाता है खास करके राम जाति के जो लोग हैं वो तो कांग्रेस के साथ जुड़ा महसूस करेंगे। पहले ये मायावती के वोटर माने जाते थे, नीतीश कुमार के भी साथ थे, एनडीए के भी साथ थे कुछ लोग, लेकिन इनका चेहरा देने से ये 5% वोट पर कम से कम उनकी तो दावेदारी बनती ही है। तो इस रूप में देखा जा रहा था कि कांग्रेस बिहार में अभी भी एस्टेब्लिश है और उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। और अगर तेजस्वी यादव इनके साथ, दोनों के साथ कुछ डगामगी हुई तो फिर तेजस्वी को सीएम बनने की राह में रोड़ा उनके अपने ही नजर आएंगे। और तेजस्वी के साथ तो M22 समीकरण है ही, साथ में उन्होंने बहुत ही प्रयास किया एकजुट के समीकरण जोड़ने का, और कुछ लोग उनके साथ जुड़े भी हैं। जैसे कि लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि कुशवाहा वोट किस प्रकार से टूट हुई, भूमिहारों में भी टूट हुई, और भी जहां जहां तेजस्वी यादव ने टिकट दिया अदर कास्ट के, जैसे कि 22 जाति के लोगों को, वहां भी टूट होती दिखी है। ऋतु जायसवाल को आप लोगों ने देखा होगा तो शिवहर में। तो आपने देखा कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव अपने आप को 2024 के चुनाव से ही अपने आप को एक मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस क्रम में अगर उनके एक सहयोगी टूटते हैं तब तो ये और बड़ी खबर बन जाती है। वही तेजस्वी यादव इस फिराक में भी है कि पशुपति कुमार पारस को भी अपने साथ लाए, क्योंकि कुछ पासवानों का वोट जो काटे पशुपति कुमार पारस, वो आरजेडी के साथ जुड़े, क्योंकि चिराग पासवान के साथ तो एनडीए में पासवान वोट जाता ही है। अगर कुछ काटते हैं तो एनडीए का नुकसान वो दुगना की तरह होगा। और जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस की रैली अभी हुई कृष्ण मेमोरियल हॉल में, भरा हुआ दिखा, तो पशुपति कुमार पारस को भी इससे गदगद होते हुए दिख रहे हैं और उन्होंने उसी दिन ऐलान कर दिया कि हम एनडीए में नहीं हैं। तो इस प्रकार से तेजस्वी यादव और कांग्रेस में मतभेद चल रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले दिल्ली में बैठक हुई जिसमें तेजस्वी यादव थे और कांग्रेस के नेता थे, और उसके बाद फिर एक महागठबंधन की बड़ी बैठक बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी के कार्यालय में बुलाई गई, और जिसमें तेजस्वी यादव थे, कांग्रेस के अल्ला बरू थे जो प्रभारी हैं बिहार कांग्रेस के, और साथ ही मुकेश सहनी भी थे, और भी सभी दलों के लेफ्ट के भी नेता थे, और भी लेफ्ट के जो 3 दल हैं तीनों के नेता थे। तो इस महागठबंधन की बैठक में ये तो तय हो गया, एक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात कही गई, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता तेजस्वी यादव को मान लिया गया।
तो कान उल्टा पकड़े या सीधा पकड़े, तेजस्वी यादव को नेता के रूप में लोगों ने, बिहार के जो महागठबंधन के लोगों ने, उन्होंने मान लिया। अभी तक घोषणा सीधे तौर पर नहीं हुई, लेकिन आप समझिए, और बिहार की जनता भी इतना समझदार है, सब समझती है कि तेजस्वी यादव भी अगर महागठबंधन जीतती है तो नेता होंगे। दूसरा, कौन है महागठबंधन में जो मुख्यमंत्री के चेहरा है? कौन है? कोई भी नहीं। कांग्रेस में कौन ऐसा नेता है? मुकेश सहनी को लेकर ये भले बातें कही जा रही है कि उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी को बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने ये बात पहले ही कह दी है, और मुकेश सहनी को अच्छी खासी सीट दी जाएगी, सम्मान भी दिया जाएगा। जिस प्रकार से इस मीटिंग में सीट अरेंजमेंट था, बीच में तेजस्वी यादव, इधर कांग्रेस के प्रभारी और इस तरफ मुकेश सहनी थे, तो ये लगा पोजीशनिंग देखकर कि अब मुकेश सहनी की भी वैल्यू बढ़ गई। और जिस प्रकार से दिलीप जायसवाल का कल बयान आया कि हमारे साथ महागठबंधन के एक बहुत बड़े नेता जो दल हैं वो हमारे साथ आने के लिए तैयार है, बातचीत चल रही है। उसके बाद से मुकेश सहनी का जो बयान आया, उनके पार्टी में एक रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी शामिल हुए हैं, मुस्लिम समाज से हैं, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये नकार दिया कि हम एनडीए में नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद से मुकेश सहनी का जो वैल्यू है और भी बढ़ता दिखा, क्योंकि बीजेपी के नेता ने खुद इस तरह की बातें की। तो तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में समझिए कि महागठबंधन की ओर से मान ली गई है। कांग्रेस के नेता भी अब ये जान चुके हैं कि बिना तेजस्वी तो बिहार में पार लगाना मुश्किल ही है। और मुकेश सहनी को जो एनडीए में जाने की बातें है, तो ये हम कह नहीं सकते कि नहीं जा सकते, क्योंकि पिछली बार जब 2020 का चुनाव हुआ था तो लास्ट मोमेंट पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था, सीटों की बंटवारा को लेकर घोषणा हो रही थी, उस समय मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को नकारते हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागे। ऐसी घटना बहुत कम होती है। और उसके बाद मुकेश सहनी एनडीए में आए, लेकिन फिर बीजेपी ने उनका जो हाल किया, जो उनके पार्टी में टूट हुई, उसके बाद से वो और भी नाराज हुए। हालांकि उनको अमित शाह से काफ़ी नज़दीकियाँ हैं। 2015 में जब वो आंदोलन कर रहे थे तो वो अमित शाह से जुड़े हुए भी थे, लेकिन अब उनको आरक्षण की लेकर बात है कि सहनी को ऐसे समाज में घोषित किया जाए। तो बीजेपी देखिए करती है ना करती है, अगर करती है और चाहती है तो फिर से मुकेश सहनी आ जाएंगे, या आरजेडी की तरफ रह के वो अपनी बात मनवाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। क्योंकि इस बार का चुनाव काफ़ी टक्कर की है, एनडीए को एज पहले की जैसा इस बार भी नहीं प्राप्त है, इस बार तो और नहीं प्राप्त है। इस बार का चुनाव काफ़ी मुश्किल में होने वाली है, और तेजस्वी यादव भी काफ़ी ऐसी खासी लड़ाई लड़ रहे हैं, और बार बार सर्वे ये गवाह दे रही है कि लड़ाई जोरदार होने वाली है। और बीजेपी जेडीयू में भी अपने में ही कलह मची हुई है इंटरनल तौर पर मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर। तो आगे जैसे ही और कुछ नई खबर आती है हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।